भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस वीडियो में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूर्ण परिचय दिया गया है। साथ ही यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लेसन 5 में भी दर्शाया गया है, जिसमें प्रश्न उत्तर को भी अपलोड किया गया है। आपको परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। आप सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आपको ज़रूरी टॉपिक्स उपलब्ध हो सकें। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक रीतियों को छोड़कर स्वस्थ परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का विशेष रूप से उपयोग किया है। यहाँ आपको इनसे रिलेटेड संपूर्ण परिचय दिया गया है, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपके लिए उपयोगी होगा। इसलिए आप इसे देखें और समझें, साथ ही इसे नोट भी कर लें ताकि आपको परेशानी न हो। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 ईस्वी में नाटक के अनुवाद से होती है। यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंदु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखन, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। भारतेंदु जी ने मात्र 24 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा और इसकी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथ प्रदर्शक बन गया। यहाँ प्रस्तुत है स्वदेशी। आपकी सहायता के लिए कुछ शब्दों के मीनिंग्स भी दिए गए हैं, उन्हें भी आप देखें। स्वदेशी शीर्षक कविता हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के पद भाग से ली गई है। यह 5वां लेसन है, जिसमें देश के नेताओं पर उस समय उन्होंने करारा प्रहार किया था और दर्शाया था कि आज हम किस तरह दिखावा के युग में जीते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न भारत में दर्शात। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू के धो कहे के ये क्रिस्तान। कवि ने स्पष्ट किया है कि
अब अपने भारतवर्ष में हर जगह विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ती है। यहाँ की गति, यहाँ की रीत, यहाँ के जीवन जीने के जो अंदाज हैं, वो सभी में सिर्फ विदेशीपन ही दिखता है। भारतीयता अब कहीं भी भारत में दिखाई नहीं पड़ती है। भारतीय मनुष्य को देखकर, उन्हें देखकर कोई भी अब नहीं पहचान सकता है कि ये मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, क्योंकि संपूर्ण भारतीयों ने अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया है। पढ़ी विद्या प्रदेश की, इन्होंने विदेशी विद्या को पढ़ा है, जिसके कारण इनकी बुद्धि भी परदेसी हो गई है। चाल चलन सब कुछ परदेश का इन्होंने अपना लिया और भारतीयता का त्याग कर दिया। इन्हें विदेशी ठाठ बाट अच्छा लगता है, जिसका परिणाम है कि उन्होंने देश को भी विदेश के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इन्हें सपने में भी भारत शब्द अच्छा नहीं लगता है, न ही भारतीयता को यह पसंद करते हैं। ये लोग अब हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं। जब सारे हिंदू पहले एक साथ मिला करते थे तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन अब ये लोग आपस में मिलने पर भी अंग्रेजी और विभिन्न भाषाओं का उपयोग करके दिखाना चाहते हैं कि यह सभ्य समाज के लोग हैं। ज़्यादातर लोग अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी ही उपयोग करते हैं, जिससे इन्हें लगता है कि वही इनका वास्तविक ज्ञान है। अंग्रेजी वाहन, ये अंग्रेजी वाहन को पसंद करते हैं, वस्त्र भी अंग्रेजी पहनते हैं। इनकी रहने और जीने की जो आदतें हैं वह भी विदेशी टाइप की हो चुकी है। अंग्रेजी इनका पसंदीदा है। घर की जो वस्तुएं हैं वह भी संपूर्ण विदेशी वस्तुओं से ही भरी पड़ी है। हिंदुस्तानी नाम सुनने पर अब इन्हें शर्म आती है और भारतीय वस्तु से ही इन्हें घृणा उत्पन्न होती है। भारतीय वस्तु को भारत में रहकर भी ये उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण हम विभिन्न समस्याओं को समय समय पर अनुभव करते हैं और उसे झेलते भी हैं। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखहूँ भरा सबे बसई अंग्रेजी माल। अब हमारा देश भी नगर के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है। संपूर्ण देश में अंग्रेजी चाल चलन, बोली, भाषा दिखाई पड़ता है। बाजार में भी अब देसी सामान कम और विदेशी सामान ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि संपूर्ण बाजार हमारा अंग्रेजी और विदेशी वस्तुओं से ही भरा पड़ा है। जो लोग अपने शरीर की जो वस्त्र हैं, शरीर की में धारण करने वाली जो ढीली ढाली धोती है, उसे वह खुद तो संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वही लोग देश को संभालने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर दास वृत्ति की चाहत बढ़ गई है। दास वृत्ति अर्थात अपनी स्वाधीनता को छोड़कर जब हम विदेशी वस्तुओं का और विदेशी भाषाओं का उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर दास की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और वही स्थिति कमोवेश पूरे देश में बढ़ रही है। और ये हमेशा दूसरे की खुशामद करते हैं, झूठी प्रशंसा में जीवन जीते हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी को डफाली की तरह बना लिया है। डफाली जो वास्तविकता से बहुत दूर होता है और सिर्फ दिखावे की ध्वनि को वह उत्पन्न करता है, तो आज हमारा समाज भी उसी रूप में जीता है। आपने इसका अर्थ देख लिया होगा। इससे रिलेटेड परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि अब हिंदुस्तानी नाम सुनकर कौन लोग लजाते हैं, डफाली क्या है, कौन देश का कार्य संभालना चाहते हैं, आदि आदि
प्रश्न इससे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षाओं में कवि परिचय के साथ दिए जाते हैं। तो आप जब इसे सही ढंग से सुनेंगे तो आप इस पाठ से रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर को स्वयं ही कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इसे सही ढंग से सुनें और इसे समझें। अन्य वीडियोज भी अपलोड हो रहे हैं। धन्यवाद।